हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आपका आव्या क्लासेस में बहुत 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 स्वागत है। और अभी हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 12 का फिजिक्स का वर्ड बाय वर्ड रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के एक एक चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं। उसी सीरीज़ में हम लोग का ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें कि हम लोग कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले का हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। इसमें बोल रहा है ए मेटल रॉड हेल्ड इन हैंड एंड रब्ड विथ वुल विल नॉट शो एनी साइन ऑफ बीइंग चार्ज। आपको मालूम है, यदि ग्लास रॉड को हम लोग ने देखा था कि ग्लास रॉड को यदि सिल्क या फिर वुलन क्लॉथ के साथ आप रब करते हो तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता था, इस पर निगेटिव चार्ज आता था। However, if a metal rod with wooden or plastic handle is rubbed without touching its metal part, देखो बहुत important है, then it shows the sign of charging। आपको मालूम है ग्लास रॉड प्लस सिल्क वूल के लिए आप देख लिए। अब सपोज करो कि ये बोल रहा है कि मैं मेटल रॉड ले लूँ और इसको एक पर्सन इसको टच करता है, ठीक है, मेटल रॉड, ये सपोज करो मेटल रॉड है, और तब ये वूल के साथ रब करता है तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आता है, नो चार्ज। लेकिन सपोज करो कि इस मेटल रॉड में एक प्लास्टिक का एक हैंडल लगा देता है। ये किसका हैंडल है? प्लास्टिक का। और इसको जब पर्सन टच करके रब करता है विदाउट मेटल पार्ट को टच किए बिना, तब इस पर चार्ज आ जाता है। तो ये कौन सा ट्रिक है? इस पे जब मेटल रॉड है तब चार्ज नहीं आया, प्लास्टिक पे वो चार्ज आ गया। इसका कारण ये है कि हम लोग का जो बॉडी है वो चार्ज के मोशन को, मूवमेंट को अलाउ करता है। मेटल रॉड पर जो भी चार्ज है वो हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाता है, ठीक है। और जबकि प्लास्टिक क्या है, वो चार्ज के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। ये चार्ज यहाँ से निकल नहीं पाता है और चार्ज इसी पर मेटल पे रहता है। इसका मतलब हो गया कि दो तरह के बॉडी होते हैं, एक जो कि चार्ज के मूवमेंट को अलाउ करते हैं, मीन्स कि हु अलाउ मूवमेंट ऑफ चार्ज, और दूसरा बॉडी होता है जो डज नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ चार्ज, अपने से चार्ज का मूवमेंट अलाउ नहीं करते। इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर और इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे इसमें मेटल क्या है? कंडक्टर है, और प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है। क्लियर है? सब आगे पढ़ते हैं तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके और क्लियर होगी। सपोज वी कनेक्ट वन एंड ऑफ कॉपर wire to a neutral pith ball and other end to a negatively charged plastic rod। प्लास्टिक रॉड ये हो गया जो कि निगेटिवली चार्ज है, पिथ बॉल ये है, और एक कॉपर रॉड से कनेक्ट कर दिए। तो कॉपर रॉड एक मेटल है, एक कंडक्टर में चार्ज के मूवमेंट को अलाउ कर रहा है, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा चार्ज। पिथ बॉल ये है, पिथ बॉल के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में से समझ चुके हैं। देखो बोल रहा है द पिथ बॉल एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज इफ द सिमिलर एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद अ नायलॉन थ्रेड और अ रबर बैंड। अब ये कॉपर की जगह, जो कॉपर रॉड था, इसको आप चेंज कर दो, ये किससे? इसको चेंज कर दो नायलॉन थ्रेड और रबर बैंड से, तो फिर चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है। क्लियर है? इसका मतलब चार्ज का ट्रांसफर तभी होगा जब वो चार्ज के मूवमेंट को अलाउ करेगा, और वो कंडक्टर के थ्रू होता है। Some substances radially allow passage of electricity through them, others do not. Those who allow electricity to pass through them easily are called as conductor. They have electric charge electrons that are comparatively free to move inside the material। देखो बहुत important है, आपको जो चार्ज का मूवमेंट होता है only due to electron, only due to electron। जो पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव चार्ज का कोई मूवमेंट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट है किसी बॉडी में एक्स्ट्रा तो निगेटिव चार्ज है, और लेस है प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज से तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन मूवमेंट किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। एक कोई मेटल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या है? फ्रीली अवेलेबल है, आसानी से मूव हो सकता है, इधर से उधर आसानी से मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली चार्ज के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है।
सो ये कंपेरेटिवली फ्री टू मूव होता है क्योंकि लूजली कनेक्टेड होता है। मेटल, ह्यूमन, एनिमल बॉडीज एंड अर्थ आर कंडक्टर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी कंडक्टर था इसलिए चार्ज यहाँ पर आ गया, अर्थ तक आ गया। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, पोर्सेलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड ऑफर हाई रेसिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। सो जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास नहीं होने देता है वो उसको हाई रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। सो मोस्ट सब्सटेंस फॉल्स इनटू वन ऑफ टू क्लासेस स्टेटेड अबव। यहाँ पर एक एस्ट्रिक दिया गया है, मीन्स कि एक थर्ड क्लास भी होता है जिसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। नीचे में दिया गया आप देखो, देयर इज अ थर्ड कैटेगरी कॉल्ड सेमी कंडक्टर which offer resistance to the movement of charge which is intermediate between conductor and insulator। so basically जो आप यदि रेसिस्टेंस के वे में बात करोगे तो कंडक्टर हो गया, फिर आपको सेमी कंडक्टर हो गया और तब हो गया इंसुलेटर। सो रेसिस्टेंस आपको इस तरह से इंक्रीजिंग होता है। इनफैक्ट सेमी कंडक्टर के बारे में काफ़ी सारे वीडियो तैयार किए गए हैं, आप देखोगे तो सिंगल शॉट में काफ़ी चीज़ आप अच्छे से समझ जाओगे। सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर यदि हम लोग बढ़ा देते हैं ना तो उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, मीन्स कि वो ज़्यादा कंडक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वो चार्ज के फ्लो को, करंट के फ्लो को ज़्यादा अलाउ करता है। सो ये सारी बातें देखो यहाँ पर लिखी गई है। व्हेन अ चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू ए कंडक्टर इट रेडियली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो कंडक्टर को से चार्ज दोगे तो पूरे सरफेस पर आ जाएगा, जबकि इंसुलेटर को चार्ज दोगे तो एक ही जगह पे वो रुका रहेगा, बिकॉज कंडक्टर क्या है, चार्ज के मूवमेंट को अलाउ करता है। This property of material tell you why a nylon or plastic comb gets electrified on combing dry hair or rubbing। देखो यहाँ पर प्लास्टिक का कॉम्ब है, ठीक है। अब इसको आप हेड से रब कर रहे हो, जो बाल से यदि रब करोगे तो एक पर, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पर आपको निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और बाल में जो हेयर है उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये चूंकि प्लास्टिक क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, तो चार्ज यहीं पर रहेगा, मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना वो यहीं पर रहेंगे। लेकिन यदि गुड कंडक्टर होता तो आप जो कॉम को टच कर रहे हो तो ऐसे करके आ जाता, लेकिन ये बैड कंडक्टर, इसलिए आप स्पून को हैंड में लेकर के हेयर में यदि रब करोगे तो उस पर चार्ज स्टोर नहीं होगा, यही चीज लिखा गया है। बट अ मेटल आर्टिकल लाइक स्पून डज नॉट, द चार्ज ऑन मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया। अब क्या है कि जब भी आप किसी अर्थ से बॉडी को टच करते हो तो जो एक्स्ट्रा चार्ज उसमें होता है वो अर्थ में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग ग्राउंडिंग और अर्थिंग बोलते हैं। व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ all the excess charge on the body disappear by causing a momentarily current to pass through the ground through the कनेक्टिंग कंडक्टर। सो हमारा बॉडी भी एक कंडक्टर की तरह है, हमारे बॉडी चार्ज के मूवमेंट को अलाउ करता है। सो जो एक्सेस चार्ज होगा वो हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाएगा, जिसको हम लोग ग्राउंडिंग और अर्थिंग बोलते हैं। अब अर्थिंग का यूज़ क्या है, अर्थिंग का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। अर्थिंग प्रोवाइड्स अस वेरी सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंसेस। कैसे करता है, देखो ये क्या करता है, ए थिक मेटल प्लेट इज बरीड डीप इनटू द अर्थ। जैसे सपोज करो कि ये कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, तो इससे बेसिकली दो तार निकलेगा। एक तार आपको लाइव तार होता है, दूसरा आपको क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और तीसरा क्या होता है, अर्थिंग के लिए होता है, ठीक है, जो कि अर्थ के अंदर में आपको डीपली बरीड होता है, आप समझो। सो ए थिक मेटल प्लेट इज बरीड डीप इनटू द अर्थ एंड थिक वायर आर ड्रॉन। सो इससे थिक वायर आया है। अब थिक वायर क्यों लिया गया, क्योंकि थिक वायर का रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस थिक वायर का बहुत कम होता है। सो रेसिस्टेंस बहुत लो हुआ, लो होने के कारण सपोज करो ये इक्विपमेंट क्या हो गया, खराब हो गया। खराब हो जाने के कारण इस पर ये चार्ज आने लगा, ठीक है, करंट इसके ऊपर आने लगा। सपोज करो कि कोई तार इसमें ना ऐसा हो गया कि इस पर करंट आने लगा, तो जैसे करंट आएगा ना तो इसका रेसिस्टेंस कम है, तो सारा चार्ज ना अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। सो अर्थ में जाने के कारण आपको करंट नहीं लगेगा और ये इक्विपमेंट भी खराब नहीं होगा, इसमें ज़्यादा करंट का फ्लो नहीं होगा, जितना भी एक्स्ट्रा करंट है वो ज़मीन पे चला जाएगा।
तो यही चीज़ें किया गया है। एंड थिक वायर्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस प्लेट, दीज आर यूज इन द बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ अर्थिंग नियर द मेन सप्लाई। मेन सप्लाई में ही आप डाल देते हो। क्लियर है? द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर हाउस हैज़ 3 वायर्स, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। सबका अलग अलग कलर भी होता है। सो कलर के लिए मैं आपको बता देता हूँ सबका क्या कलर होता है। देखो ये नोट्स में यही सारी बातें सब लिखी गई थी, ठीक है। सो हम लोग फिगर के बारे में देख रहे थे। देखो ये पहले कलर ओल्ड वायर का कलर ऐसा था, अर्थ के लिए ग्रीन था, लाइव के लिए रेड था और न्यूट्रल के लिए ब्लैक था। अब न्यू जो कन्वेंशन आया है उसके अकॉर्डिंग आप देखो, ये हो गया ग्रीन एंड येलो हो गया अर्थ के लिए, ब्राउन हो गया आपको लाइव के लिए और ब्लू हो गया न्यूट्रल के लिए। और ऐसे देखो इसमें एक वायर ना अर्थ से कनेक्टेड होता है। क्लियर है? सो यही ग्राउंडिंग के लिए है। सो मेरे ख्याल में ये आप समझ गए होंगे क्लियरली। द फर्स्ट 2 वायर लाइक लाइव एंड न्यूट्रल, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पावर स्टेशन से कैरी करते हैं। ठीक है, लाइव से पावर स्टेशन से ना आपको लाइव में आता है, घर में आया और घर से फिर लौटता है वो न्यूट्रल में। और थर्ड जो है ना, जो अर्थ बाय कनेक्टिंग इट टू द बरीड मेटल प्लेट। ठीक है, मेटालिक बॉडीज ऑफ, जो मेटालिक बॉडीज होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये सब को कैसे आपको अर्थ वायर से कनेक्ट किया जाता है, ताकि कोई भी यदि फॉल्ट हो तो लाइव वायर यदि टच कर गया मेटालिक बॉडी को, जैसे ये मेटालिक बॉडी को ना, ये लाइव वायर जो आया है इसमें, वो यदि टच कर गया तो इसी पर पूरा करंट आने लगेगा। सो मेटल रहेगा तो हमारे शरीर में भी आ सकता है, तो उसको स्टॉप करने के लिए द चार्ज फ्लो टू द अर्थ विदाउट डैमेजिंग द अप्लायंसेस एंड विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी टू द ह्यूमन। दिस वुड हैव अदरवाइज बीन अनअवॉइडेबल सिंस द ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी एक कंडक्टर होता है। सो आई थिंक ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। देखो बहुत आसान है चार्जिंग के लिए। अभी आपने कौन सा मेथड देखा? अभी आपने देखा फ्रिक्शनल मेथड। फ्रिक्शनल मेथड में क्या था, आप 2 बॉडी को रब करते थे, एक पॉजिटिवली चार्ज होता था और एक निगेटिवली चार्ज होता था, और दोनों क्या होने चाहिए, बोथ क्या होने चाहिए, इंसुलेटर होने चाहिए। यदि इंसुलेटर नहीं रहेगा तो आपको नहीं आएगा। यहाँ पर चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड में एक्चुअल में आप टच नहीं करते हो और तब अपने आप चार्जिंग होता है। देखो, सो व्हेन वी टच अ पिथ बॉल विथ अ इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रॉड से, तो इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रॉड कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसा प्लास्टिक रॉड जिस पर निगेटिव चार्ज हो। ठीक है, बिकॉज हम लोग कैट्स फर को प्लास्टिक रॉड से रब करते हैं, तो कैट्स फर पे पॉजिटिव, प्लास्टिक रॉड पे निगेटिव। देन सम ऑफ द निगेटिव चार्जेस ऑन द रॉड आर ट्रांसफर टू द पिथ बॉल एंड ऑल्सो गेट चार्ज। ठीक है, बिकॉज आपने टच कर दिया। सो दस द पिथ बॉल इज चार्ज बाय कॉन्टेक्ट। ठीक है, सो कॉन्टेक्ट करने का मेथड क्या है, जैसे पिथ बॉल है, ये प्लास्टिक था रॉड, इसको टच किए तो चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट मेथड से हो गया। It is then repelled by the plastic rod but is attracted by a glass rod which is oppositively charged। आपको मालूम है कि ग्लास रॉड को यदि आप ना सिल्क या वूल से करते हो तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, प्लास्टिक से किए थे तो निगेटिव हुआ। सो निगेटिव चार्ज हो गया तो इसको रिपेल करेगा और इसके साथ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। However, why a electrified rod attracts light object is a question which is still left unanswered। आपको अभी तक इसका आंसर नहीं मिला है कि कोई यदि ग्लास रॉड जो आप लोगे, जिसको पॉजिटिवली चार्ज कर दोगे और उसके पास बिट्स ऑफ पेपर लाओगे, स्मॉल स्ट्रॉ वगैरह लाओगे, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप अपने घर में भी कर सकते हो, अपने कॉम्ब को अपने हेयर से रब करो, और लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि वो ड्राई एयर होने चाहिए। सो ड्राई एयर से आप रब करो और फिर जो बिट्स ऑफ पेपर के पास ले जाओगे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो इसका कारण क्या है, इसका कारण चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड है। कैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड है, इसको यहाँ से समझाया गया है। देखो 2 स्फीयर लिया गया, ए और बी, इसको ए कहा गया, इसको बी स्फीयर कहा गया, और इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड, ऐसा स्टैंड जो कि इंसुलेटर है, उस पर रखा गया, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच भी कर रहा था। इंसुलेटिंग स्टैंड पर इसलिए रखा गया ताकि वो अर्थ पर कांटेक्ट न रहे और अर्थ को अपना चार्ज न दे दे। सो स्टेप 1 समझ गए। स्टेप 2 क्या है, अब एक ना
पॉजिटिवली चार्ज रॉड को आप नियर लाए हो स्फीयर के, तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाओगे ना, ए के नियर में लाओगे, तो ये जो दोनों ए और बी एज इन टर्न दोनों क्या है, आपको न्यूट्रल है। दोनों पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। लेकिन जैसे पॉजिटिव चार्ज के कोई बॉडी को इसके पास लाओगे, इसमें जो निगेटिव चार्ज का बॉडी है ना, वो इस तरफ आएगा, इसके पास आएगा। क्यों? ताकि इससे अट्रैक्ट होगा। अब ये अट्रैक्ट होगा तो दो चीज फिनोमेना होगा। पहला चीज होगा कि जो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूर जाएगा, या आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर अपोजिट एंड पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लेस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मोर। और साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, अब जो फर्दर इलेक्ट्रॉन आएगा उसको इधर तरफ रिपेल करेगा। क्लियर है? सो एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा जहां पर ये जितना ये जो रॉड है ना, ये जितना फोर्स से इलेक्ट्रॉन को फर्दर खींच रहा है, नया इलेक्ट्रॉन को, तो ये सब जो इलेक्ट्रॉन है उसको उतने ही फोर्स से फिर दूर भेज रहा है। ठीक है, मीन्स कि फोर्स ऑफ रिपल्सन बाय ग्लास रॉड, फोर्स ऑफ रिपल्सन बाय एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द ग्लास रॉड, और वो इक्विलिब्रियम का स्टेज का फिगर नंबर बी है। तो देखो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई होगी। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि ये टच न करे, ये जो ग्लास रॉड था स्फीयर को टच नहीं करे, अदरवाइज इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, चार्जिंग बाय कांटेक्ट हो जाएगा। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड, रॉड की तरफ अट्रैक्ट हुआ, जिस कारण से एक एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज रियर ऑफ द सरफेस बी पे बन गया। मीन्स कि यहाँ पर जो चार्जेस था वो एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से चला गया, इसलिए यहाँ पर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मोर पॉजिटिव चार्ज हो गया। बोथ काइंड ऑफ चार्जेस आर बाउंड इन द मेटल प्लेट एंड कैन नॉट स्केप, निकल नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसे रहेंगे। फिर लेफ्ट सरफेस ऑफ ए has an excess of negative charge and right surface of a sphere B has a excess of positive charge. However, not on electron in the sphere have accumulated. सारा स्फीयर में सारा जो इलेक्ट्रॉन था वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं एक्यूमुलेट हो पाएगा? देखो, as the negative charge started building up the left surface, जितना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो गया है वो नए इलेक्ट्रॉन को आने से रिपेल करेगा। सो इन अ शॉर्ट टाइम इक्विलिब्रियम आ जाएगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आ जाता है, जिसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द रॉड एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू द एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाता है, और ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन होता है। इस प्रोसेस को इंडक्शन ऑफ चार्ज कहते हैं, और ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटली हो जाता है, तुरंत विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में हो जाता है। ठीक है, आप बोल सकते हो मिली सेकेंड में हो जाता है। और accumulated charges remain on the sphere as shown till the glass rod is held, जब तक रखोगे रॉड को तब तक ऐसा कंडीशन रहेगा। क्लियर है? If the rod is removed the charges are not acted by any outside force, रॉड को रिमूव कर दो और चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो फिर से वो लोग अपने नेचुरल स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में चले जाएंगे। सो मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। तो तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, इस रॉड को रिमूव करने से पहले इसको हटा देते हैं। तो सेपरेट द स्फीयर्स बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस जैसे सेपरेट कर दोगे, अब इसके बीच का कांटेक्ट ब्रेक हो गया। सो कांटेक्ट हो गया, सो अब क्या हो गया, ये अभी तक आपने हटाया नहीं था रॉड, लेकिन ब्रेक करने के बाद अब हटा सकते हो। देन द टू स्फीयर्स आर फाउंड टू बी अपोजिटली चार्ज एंड अट्रैक्ट ईच अदर। रिमूव द रॉड, अब रॉड को रिमूव कर दो, द चार्ज ऑन द स्फीयर रीअरेंज, अपने आप से रीअरेंज इस तरह से कर देगा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हर तरफ निगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, सो ये बन जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज में ये बन जाएगा। क्लियर है? समझ गए होगे? सो ये प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। केवल यही प्रोसेस नहीं है, आपको बहुत सारे चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से किए जा सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि आपको एक्चुअल में चार्ज नहीं देना है। जो चार्जिंग बाय कांटेक्ट मेथड में आप एक्चुअल में चार्ज देते हो, इसमें बस चार्ज को इंड्यूस करते हो, पास लाते हो। जैसे किसी को खाना नहीं दिए, बस खाने का आपने उसको लालच दिया है कि लो भाई खा लो, तो उसके जीभ से पानी आने लगा, ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। और यदि एक्चुअल में खाना दे दिए तब जीभ से पानी आया तो हुआ चार्जिंग बाय कांटेक्ट मेथड या फ्रिक्शनल मेथड।
ठीक है। सो आई थिंक ये समझ गए होगे। देखो इसमें क्या होता है, द पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज कॉन्ट्रारी टू प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट मेथड। सो आई थिंक आप समझ गए होगे। ये सारी बातें, यही सारी बातें लिखी गई है, ठीक है। अब यही चीज होता है जब आप ग्लास रॉड को बिट्स ऑफ पेपर, स्मॉल पेपर के पास में लाते हो, ठीक है। सो आप जब स्मॉल पेपर के पास लाते हो, ठीक है, तो जैसे ये सपोज करो स्मॉल पेपर है, इसके पास एक चार्ज आप ग्लास रॉड को लाओ या प्लास्टिक के कॉम्ब को लाओगे। प्लास्टिक कॉम्ब लाओगे तो निगेटिव होगा, ग्लास रॉड है पॉजिटिव, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कारण से ये दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। बिकॉज हालांकि ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इसमें वो रिपेल भी होगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर है इससे, इसलिए उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट ज़्यादा इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होगा। अब ये देखो एक दूसरा दिया है आपको एग्जाम्पल 1.1, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। सो अब देखो यहाँ पर क्या है, सिंगल मेटल स्फीयर है, उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है और विदाउट टचिंग इट। सो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। विदाउट टचिंग इट कहने का मतलब हो गया कि इंडक्शन मेथड का यूज करना है। पॉजिटिवली चार्ज कहने का मतलब होगा कि आपको किस रॉड को लाना है, निगेटिवली चार्ज रॉड को लाना है। सो एक स्फीयर लोगे, उसको सबसे पहले एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर डालोगे ताकि वो अर्थ से आपको अर्थ में चार्ज फ्लो ना होने पाए, ठीक है। इंसुलेटिंग स्टैंड में डाल दिए। अब क्या है, एक निगेटिवली चार्ज रॉड को लाओगे, बिकॉज आपको इस स्फीयर को क्या बनाना है, पॉजिटिवली चार्ज बनाना है। अब देखोगे ना कि यहाँ पर जैसे निगेटिवली चार्ज लाओगे तो सारा यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इधर भाग जाएगा, मीन्स इस तरफ निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब आपको इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो निगेटिव चार्ज को यहाँ से हटाना होगा, तो आप इस साइड में क्या करोगे कि एक अर्थिंग कर दोगे। अर्थिंग करोगे तो सारा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। चूंकि ये निगेटिवली चार्ज रॉड इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है, सो यहाँ पर ये चार्ज ऐसे ही रहेगा। फिर ये हो गया। अब फिर क्या करोगे, इसको हटा दोगे और तब फिर कैसा हो जाएगा, तब फिर ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, ऐसा हो जाएगा। अब फिर इस रॉड को हटा दो तो इस सब पर इक्वली आ जाएगा। सो यही 4 स्टेप में यहाँ पर किया गया होगा। देखो यहीं पर स्टेप सब में किया गया है और ऐसे करके आप पॉजिटिवली चार्ज कर देते हो, ठीक है। सो आपको ध्यान देना है कि प्रोसेस जो इंडक्शन का है उसमें एक्चुअल में टच नहीं करना है, और जो बॉडी इंडक्शन प्रोसेस इंड्यूस करता है, स्टार्ट करता है, जैसे कि यहाँ पर रॉड ने किया, वो कोई भी चार्ज को लूज नहीं करता है। इसमें एक चीज दिया गया है, इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम ग्राउंड टू द स्फीयर व्हेन द स्फीयर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड विथ वायर। कैन यू एक्सप्लेन दिस। देखो बहुत ही आसान कंसेप्ट है। ये बोला कि इस केस में आप यदि ऐसे कनेक्ट करते हो तो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अर्थ से चला जाए, ऐसा मीन्स कि ये वाला हो जाए। देखो अर्थ क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है, और उसमें आप बोल सकते हो कि जितना चार्ज है वो सब आपको आ सकता है। या फिर इसको ऐसे समझिए कि अर्थ यदि दूसरे बॉडी से अटैच किए, कनेक्ट किए, जैसे कि इस केस में इससे कनेक्ट कर दिए, तो इन दोनों का क्या हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया। पोटेंशियल को आप ऐसे समझो कि पानी का एक लेवल सेम हो गया। जैसे ये भी पानी का एक भंडार होता है, समुद्र होता है, ये भी होता है, और ये ज़्यादा पानी के लेवल पे होता है, लेकिन इनको ना आप यदि मिला देते एक पाइप से तो दोनों में पानी का लेवल सेम हो जाता है। पानी का लेवल सेम होने का मीन्स मतलब ये समझो कि जितने भी चार्ज एक्स्ट्रा हैं वो इसमें आ जाएंगे, जितने भी एक्स्ट्रा चार्ज इसमें आ जाएंगे, और ये भी आपको चार्ज सिंक की तरह काम करेगा, सारे चार्ज को अपने में स्टोर करने का, ठीक है। सो आई थिंक ये समझ गए होंगे। आप जब पोटेंशियल का कंसेप्ट जब देखोगे ना तो और ज़्यादा इस चीज़ें समझ में आएगी। अब देख लेते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बहुत ही आसान है। इसमें आपको 2 तरह के चार्जेस होते हैं, आपको मालूम है, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। उसके इफेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। पॉइंट चार्ज एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो पॉइंट चार्ज कहने का मतलब क्या हो गया कि जो चार्जेस है ना उसको आप पॉइंट की तरह ट्रीट कर दिए, जैसे नाम से पता चल रहा है। सो सपोज करो कि एक बॉडी ये है, एक दूसरा बॉडी ये है।
अब इसको आप पॉइंट चार्ज की तरह क्यों कैसे ट्रीट कर सकते हो? बॉडी में तो सपोज करो कि ये स्फीयर है और ये भी आपको स्फीयर है, तो तभी ट्रीट कर सकते हो जब इनके बीच का डिस्टेंस यदि आर जो है ना वो इनके साइज से बहुत बड़ा हो। मीन्स कि आर यदि बहुत बड़ा इसके रेडियस से हो, यदि ए इसका रेडियस है, तो इसको पॉइंट चार्ज की तरफ में आप ट्रीट कर सकते हो। आप मान सकते हो कि सारा जो इसका चार्ज है ना, जो पूरे इतने दूर में था, वो चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो गया है। क्लियर है? सो ऑल द चार्ज कंटेंट ऑफ ए बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट इन स्पेस। अब देखो चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज को आप एक स्केलर क्वांटिटी, चार्ज चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल अलजेब्रा की तरह आप ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4 की तरह ऐड कर सकते हो। तो सपोज करो कि कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें ये नंबर ऑफ चार्जेस Q1 से Qn तक चार्ज है, तो टोटल इस सिस्टम का जो चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट Qn तक होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि चार्ज के साथ यदि पॉजिटिव साइन है या निगेटिव साइन जो है उसको आपको मेंशन करना होगा। लाइक सपोज करो कि 2 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम को एक सिस्टम में डाल दिया जाए, पूछा जाए कि इसका नेट चार्ज क्या है, तो 5 + 2 7 -3 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा। सिंपल एडिशन है। सो ये मास की तरह ही है, बट मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। सो चार्ज हैज़ magnitude but no direction similar to mass. However, there is one difference between mass and charge. mass और charge के इसमें डिफरेंस क्या होता है? अब मास किसी बॉडी का केवल पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकता है, जबकि चार्ज उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मीन्स कि कोई एक बॉडी है उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, लाइक +2 माइक्रोकूलम, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है -5 माइक्रोकूलम, या उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, वो न्यूट्रल बॉडी हो। जबकि मास किसी का एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, लाइक 5 ग्राम हुआ, कुछ भी वेट हो सकता है, उसका मास हो सकता है। अब आप देखो कि जब दो मास ले लोगे ना बॉडी का, तो उसके बीच में जो फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो आप ग्रेविटेशनल में देखे थे। जबकि दो चार्ज्ड बॉडी के बीच में आपको फोर्स क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है, यदि हम लोग ये कूलम फोर्स के बारे में बोल रहे हैं, या दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। रिपल्सिव भी हो सकता है, क्लियर है, लेकिन दो मास के बीच में फोर्स केवल अट्रैक्टिव होगा। सो यहाँ पर ये दिया गया है कि देखो कुछ चार्ज दिया गया है, तो इनका आप जब अलजेब्रिकली ऐड कर दिए तो ये आ गया कि नेट सिस्टम का चार्ज क्या है। फिर क्या है? चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, सिस्टम में नया चार्ज क्रिएट नहीं होता है। टोटल चार्ज ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। आपको एक सिस्टम ले लो, सिस्टम मतलब कुछ भी ले सकते हो, कोई भी एक, जैसे कि सपोज करो कि हमने क्या किया था, एक कॉम्ब लिया था और हेयर लिया था, ठीक है, ये हेयर है, इनको आप एक सिस्टम में डाल दिए। ऑल्दो आपको कॉम्ब क्या प्लास्टिक का निगेटिवली चार्ज हो गया, हेयर आपको पॉजिटिवली चार्ज हो गया, बट टोटल जो सिस्टम का जो चार्ज है, इस आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज है, वो कांस्टेंट रहा, और कांस्टेंट इनिशियली जीरो था तो बाद में भी जीरो रहा। सो इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज सेम रहेगा। चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है, लाइक इस केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हेयर से कॉम्ब में हुआ था। So it is not possible to create or destroy net charge carried by any isolated system, although the charge carrying particle may be created or destroyed in the process. ठीक है, sometimes nature created charged particle. देखो चार्ज हमेशा क्या होता है? चार्ज में गेट redistributed. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, इधर से उधर जा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, क्रिएशन नहीं होगा। सो कैसे नेचर चार्ज क्रिएट करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ दिया गया ए न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। सो देखो न्यूट्रॉन है वो आपको क्या है, एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन में वो चेंज हो जाता है, ठीक है, और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। सो इसको बोलते हैं आपको बीटा -d के, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है कि आपको एक प्रोटॉन आपको चेंज होता है न्यूट्रॉन प्लस
इलेक्ट्रॉन प्लस मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज में, इसको बोलते हैं बीटा माइनस डीके को आपको इलेक्ट्रॉन इमिशन भी बोल सकते हो, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बनता है और इसमें चूंकि पॉजिट्रॉन बनता है, ये पॉजिटिव चार्ज को पॉजिट्रॉन बोलते हैं तो इसको पॉजिट्रॉन इमिशन भी बोलते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको बीटा प्लस डीके भी बोलते हैं। ये सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे जब न्यूक्लियर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर बीटा माइनस डीके में ये क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बना। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है आपको निगेटिवली चार्ज बॉडी है। लेकिन टोटल जो चार्ज का सिस्टम है, टोटल जो नेट चार्ज है यहाँ भी जीरो है और जो स्टार्टिंग में भी आपको नेट चार्ज क्या था, जीरो ही था। क्लियर है। सो आई थिंक ये समझ गए होंगे टोटल चार्ज सिस्टम का कंजर्व रहता है। और तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मीन्स कि चार्ज जो है ना हमेशा इलेक्ट्रॉन के कुछ नंबर ऑफ टर्म्स में रहेगा। मीन्स ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। हम लोग का बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है चार्ज बाय वन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो जितना भी किसी बॉडी पर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका इंटीजर मल्टीपल होता है। क्लियर है। और इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी चार्ज होता है, सपोज करो बॉडी ए है और बॉडी बी है, तो यदि आपको चार्ज हो रहा है तो इसमें जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा या 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा या कुछ भी हो सकता है। सपोज करो 2326 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना वो इंटीजर हो रहा है। तो इस कारण से जो भी इस पर चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, ट्रांसफर होने के कारण वो क्या होगा, आपको इंटीजर ही होगा। सो यही आपको होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीन्स चार्ज का जो इंक्रीमेंटल होता है मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, या तो माइनस ई होगा या प्लस ई होगा। माइनस ई हम लोग इलेक्ट्रॉन को माइनस ई से हम लोग किसको दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, और प्लस ई से हम लोग प्रोटॉन को दिखाते हैं। मिनिमम इतना से ये चेंज हो सकता है, मिनिमम चेंज हो सकता है ये प्लस ई या माइनस ई से, और मैक्सिमम यहाँ पर अरबों खरबों कितना भी कर दो। ठीक है यहाँ पर। So the quantization of charge was first suggested by the experimental law of electrolysis discovered by English experimentalist Faraday. It was experimentally demonstrated by Millikan in 1912. ठीक है, so ये आप समझ गए होंगे। चार्ज का यूनिट क्या है, तो देखो जो इंटरनेशनल सिस्टम है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है, तो चार्ज इज कॉल्ड एज अ कूलम एंड डिनोटेड बाय सी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो अब कूलम को आप डिफाइन कैसे करते हो, सो कूलम को आप डिफाइन करोगे ऐसे कि एक वायर ले लो और एक कूलम डिफाइंड होता है 1 सेकेंड में यदि किसी वायर से उतना चार्ज फ्लो हो कि 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करे। ठीक है। सो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। सो 1 एम्पियर प्रोड्यूस करने के लिए 1 सेकेंड में जितना चार्ज किसी वायर से फ्लो होना चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं 1 कूलम। ठीक है। सो यही आपको लिखा गया है। अब चार्ज का ई का वैल्यू कितना होता है, 1.60219 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। साथ में आपको यदि ये निकालना हो कि कितना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ये चार्ज ऑफ -1 कूलम प्रोड्यूस हो, इसके लिए आप कैसे निकालोगे, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन का। सो 1 कूलम चार्ज होगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 एंड इनफैक्ट वैल्यू है ये पूरा 1.60219 इंटू 10⁻⁻19। सो इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा ये 6 इंटू 10⁻18। सो क्लियरली 6 इंटू 10⁻18 यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा
तब केवल 1 कूलम चार्ज आएगा। इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो 1 कूलम चार्ज ना बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड का होता है और बहुत रेयरली यूज होता है, इतना हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग जो यूज़ करेंगे आगे फ्यूचर में देखोगे वो होता है 1 माइक्रो कूलम। माइक्रो क्या क्या होता है, 10⁻⁻6। सो ये हो गया 10⁻⁻6 कूलम। 1 मिली कूलम, मिली क्या होता है 10⁻⁻3। सो 10⁻³ कूलम हो गया। इनफैक्ट नैनो कूलम भी यूज़ करेंगे, जहाँ नैनो होता है 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और पीको कूलम भी यूज़ करेंगे, पीको होता है 10⁻12 कूलम। क्लियर है। सो अब यदि किसी ऑब्जेक्ट में सपोज करो कि ट्रांसफ़र हुआ N1 इलेक्ट्रॉन और N2 प्रोटॉन, ठीक है, कोई बॉडी कंटेंट करता है N1 इलेक्ट्रॉन एंड N2 प्रोटॉन्स, तो टोटल अमाउंट चार्ज उस बॉडी पर क्या होगा। सो N2 इंटू प्रोटॉन के लिए प्लस ई है, प्लस N1 इंटू माइनस ई। सिंपल जो एडिटिविटी ऑफ चार्ज था ना, उसी कंसेप्ट का यूज़ किया गया जो यहाँ पर लिखा गया है। और ये हो जाएगा N2 माइनस N1 इंटू ई। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, इंटीजर होगा। सो चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई एंड कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज ऑल्सो इन स्टेप्स ऑफ ई। सो आप ऐसे समझो कि कितना भी वैल्यू ऑफ चार्ज को आपको निकालना हो, जो स्टेप्स होगा ना, स्टेप साइज, जो सीढ़ी का जो साइज होता है ना, ठीक है, वो आपको ई के बराबर है। सो ये भी ई, ये भी ये भी ये। आपको कितना भी ऊंचाई पर जाना हो, आप ई ही स्टेप के थ्रू जाओगे, ठीक है। सो आई थिंक ये समझ गए होगे, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, यही सारी चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। सो मेरे ख्याल में यहाँ तक समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और जान जाते हैं कि जो चार्ज आप देखें उसका एसआई यूनिट आपने जाना कि कूलम्ब है, और इसका सीजीएस यूनिट क्या है। सीजीएस यूनिट है इसका स्टैट कूलम्ब। इसको ईएसयू भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और इसका जो कन्वर्जन है वो क्या है, 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। सो इसका भी कभी कभी ये पूछ देता है, इसलिए इसको भी जान लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल नंबर 1.2 देखते हैं। ये बोल रहा है कि इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द सेम बॉडी। सो टोटल चार्ज आपको कितना है चाहिए, 1 कूलम चाहिए, और 1 सेकेंड में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। तो आपको मालूम करना होगा कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज निकल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। सो इतने इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसका चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। सो 1 सेकेंड में इतना कूलम चार्ज निकल रहा है। क्लियर है। अब जो आपको टोटल चार्ज चाहिए वो चाहिए 1 कूलम। सो टोटल जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, देखो 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना ही ट्रांसफर हो रहा है, तो 1 कूलम ट्रांसफर होगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। सो आप इसको सॉल्व कर दोगे तो मिल जाएगा आंसर। सो इसको जब सॉल्व किया जाता है तो सेकेंड के टर्म में आया इतना। अब ये सेकेंड को आप क्या ईयर के टर्म में निकालोगे, तो पहले सेकेंड से आप घंटा बनाओगे। तो घंटा बनाने के लिए क्या करोगे, इतने सेकेंड को यदि आप 3600 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, आवर्स। मीन्स कि 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड को आप यदि 3600 से डिवाइड कर दोगे तो उतना आपको आवर्स निकल जाएगा, और 24 से और डिवाइड कर दोगे तो उतने दिन हो गए, और फिर आप 365 से डिवाइड कर दोगे तो उतने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। सो आप इसको सॉल्व किया गया तो देखो कितना आ रहा, ऑलमोस्ट 198 ईयर्स। मीन्स कि लगभग 200 साल लगेगा 1 कूलम चार्ज क्रिएट करने में, यदि पर सेकेंड में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी से मूव किया जाए। क्लियर है। It is however important to note that what is roughly the number of electrons contains in the piece of 1 cubic centimeter of a material। आप यदि कोई मटेरियल लो जिसका एक साइड आपको 1 सेंटीमीटर हो, मीन्स कि एक क्यूब लो जिसका कि तीनों साइड 1 सेंटीमीटर हो, तो इसमें जो कंटेंट्स होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ऑलमोस्ट 2.5 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसके अगला प्रॉब्लम है, हाउ मच पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर।
देखो इस टाइप का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में से पूछ सकता है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। आपसे पूछ रहा है इन अ कप ऑफ वाटर, कभी कभी आपको वेट भी दिया जाएगा। सो आप रफली मान सकते हो कि एक कप ऑफ वाटर में 250 ग्राम्स है। सो अब देखो वाटर क्या हुआ, H2O हुआ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। सो बेसिकली इसमें आप देखोगे तो एक प्रोटॉन हो गया, एक हाइड्रोजन के कारण 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन। सो 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हुआ हाइड्रोजन के कारण। ऑक्सीजन के कारण कितना हो जाएगा आपको 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। सो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है उसके कारण पॉजिटिव चार्ज आता है। सो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हुआ आपको 10 प्रोटॉन, और टोटल नंबर ऑफ जो निगेटिव चार्ज हुआ वो कितना हुआ 10 इलेक्ट्रॉन। ये आपको एक मॉलिक्यूल में हुआ, H2O के एक मॉलिक्यूल में इतने हैं। अब 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है वो आपको निकालने होंगे। सो 250 ग्राम में आपको मालूम है कि 1 मोल वाटर का जो वेट होता है, ठीक है, वो होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। अब मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, और 1 मोल वाटर का वेट कितना होता है 18 ग्राम। सो आप बोल सकते हो 18 ग्राम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने के बराबर होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो होंगे 1 मोल के बराबर, तभी उसका वेट एक मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हुआ। 1 मोल हुआ 6.023 इंटू 10⁻23। सो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो 10 है। सो इनटू आप करोगे टोटल नंबर, पहले निकालो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके लिए करोगे टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हुए, तो 250/18 इतने नंबर ऑफ मोल्स हुए। एक मोल में मॉलिक्यूल हुए 0.623 इंटू 10⁻23। सो इतने मॉलिक्यूल हुए। अब इतने मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो 10 प्रोटॉन हुआ, और एक प्रोटॉन का चार्ज हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो इसी चीज को सॉल्व किया गया होगा। देखो 250/18 इंटू ये हो गया नंबर ऑफ ये क्या चीज हो गया, ये हो गया एवोगाड्रो नंबर हो गया, और 10 हो गया प्रोटॉन के लिए, और ये का चार्ज क्लियर है, और इतना ही आपको निगेटिव चार्ज होंगे। सो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लोगे। अब जो कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। सो मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको और कुछ फर्दर वे में चाहिए, किसी दूसरे तरीके से चाहिए, तो वो भी मुझसे कमेंट करके लिख करके बताइए। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।